खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया 2021 के लिए राज्य स्तरीय समिति गठन करने का दिया निर्देश। समिति की अध्यक्षता करेंगे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। एचसीएस अनिल नागर को लेकर विजिलेंस टीम पहुंची एचपीएससी मुख्यालय। नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। नागर के पर्स से मिली 24 एचसीएस की लिस्ट, फ्री क्लियर कराने की थी तैयारी। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। एससी/एससी भर्ती में सीबीआई जांच की मांग। कहा, बिना संरक्षण नहीं हो सकता भ्रष्टाचार। यूपी की राजधानी लखनऊ में किसानों की पंचायत में बोले राकेश टिकैत। जारी रहेगा एमएसपी की लड़ाई। 27 नवंबर को फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। हरियाणा में डेंगू ने 7 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। 10,000 के पार पहुंचे डेंगू के मामले। प्रदेश के 7 जिलों को बनाया गया डेंगू हॉटस्पॉट जोन। कोसी डबल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 शूटर सहित 3 गिरफ्तार। दीपावली के दिन हुए गैंगवार में हुई ईशू और अक्षय की हत्या। कैथल में बालाजी कॉलोनी में मिठाई गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा। स्वास्थ्य टीम ने लिया सैंपल। मालिक के पास नहीं था मिठाई बनाने का लाइसेंस। बड़ी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयां बरामद। नमस्कार, आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के अखबार में हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा होता है और आपके काम की होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के अखबार। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे अखबार अमर उजाला की। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्नों में जगह दी है। एमएसपी सहित हर मसला हल होगा तभी घर लौटेंगे किसान। राकेश टिकैत का ऐसा कहना है। लखनऊ में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी सहित सभी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जी हां, तो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर उन्होंने किसानों से यह भी अपील करी थी कि सभी किसान आंदोलन को खत्म करके घर वापसी कर ले। लेकिन ऐसे में जो आंदोलन है वो लगातार चलता चला जा रहा है और राकेश टिकैत का कहना है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही साथ सरकार को पत्र भी लिखा गया है। उस पत्र में अपनी मांगों को रखा है किसानों ने। तो किसानों की जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो किसानों की नाराजगी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद भी ये आंदोलन लगातार चलता चला जा रहा है। तो आपको बताते चलें, तो इन खबरों पर विश्लेषण करने के लिए और पूरी तरीके से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ विनोद खूंगड़ हैं, ब्यूरो चीफ, और हमारे साथ प्रेम सिंह नेगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम सिंह नेगी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जो किसानों की नाराजगी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हर मसला हल नहीं हो जाता है तब तक घर वापसी नहीं होगी, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। देखिए शुक्ला जी, जो कल का उन्होंने बात रखी है
मैं भी सुन रहा था उनकी बात जी। और उस बात में उन्होंने कहा कि सब मसले हमें एमएसपी की गारंटी मांगी है जी। एमएसपी की गारंटी हो, केस वापिस हो और जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दे। ये सब बातें हैं एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक मीटिंग में हल करने की। बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए जहां सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है, शुरू में एमएसपी, ये तीनों कानून जो है माननीय मोदी जी ने वापस लिए, बहुत अच्छे, इसका पूरा देश स्वागत करता है। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो है पूरा देश इस आंदोलन के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है। अगर ये एक बात है, उन्होंने कल जो बात रखी है, मुझे लगता है कि अब जो है कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। दोनों मिलकर बैठकर बात करें, किसान नेता हो जाए, इधर से सरकार के नुमाइंदे बैठकर किसी एक बात पर, क्योंकि हर बात का हल निकलना जरूरी है। इस एक बात को दूसरे समुदाय जो है, जो मैं कल बात सुन रहा था, एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। कल जो बात थी, कल ओवैसी जी ने बयान दिया कि हम अगर हमारी ये सीएए कानून नहीं निकाला गया तो शाहीन बाग बना देंगे। इसके बारे में बहुत बड़ी बात है जो देश हित में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो है देश का नुकसान होगा। क्योंकि किसान का मुद्दा अलग है और ये मुद्दा अलग है, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए सोचना होगा कि हम जल्दी से जल्दी किसान का मुद्दा निपटाएं, ताकि किसी और आंदोलन को पैर पसारने की जगह न मिले। बिल्कुल प्रेम जी, बिल्कुल आपने तो इसके लिए हमें काम करना होगा। सरकार जल्दी से किसान नेताओं को बुलाए ताकि इस पे कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। हल निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल हल निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी किसान लगातार अड़े हुए हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी प्रेम सिंह जी, तभी कह दिया गया था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगी। लेकिन अब कानून वापसी हो गई है। जो संदेश जा रहा है लोगों तक वो गलत जा रहा है कि अगर आपको कोई भी मांग अपनी मनवानी है तो आप जाके रोड को ब्लॉक कर दीजिए, बॉर्डर्स पर बैठ जाइए, तो आपकी मांगे मान ली जाएंगी। कहीं ना कहीं संदेश गलत जा रहा है। अब मसला ये है कि जब कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया तो बैठ करके बात किया जाए और बैठक हो इसको लेकर के। हाँ, मैं यही बात कर रहा हूं मैं कि अब जब रद्द हो गया तो एक जो कमेटी बनाने की बात होती है, जो सरकार ने रखा है, बैठ के ताकि किसान फटाफट बैठे जल्दी से। मैं तो सोचता हूं कि 2-4 दिन के अंदर ही बैठे और हल निकाल कर अपने अपने घरों पे जाएं, उनके भी बच्चे हैं, अपनी खेती बाड़ी करें और देश का भी जो है, जो पटरी पे आए, जो रुका हुआ है काम, वो सुचारू रूप से चले। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बैठना पड़ेगा कहीं ना कहीं किसी साथी को, सरकार के किसी वरिष्ठ साथी को मध्यस्थता करके फटाफट से, क्योंकि जल्दी से दोनों को बिठाया जाए, एक मंच पर बैठकर काम होगा ना। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच इससे पहले कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला था, तो किसानों को लगता है कि कोई हल नहीं निकलेगा बैठक से भी? ये देखो, ऐसा है, ये देश हमारा लोकतांत्रिक देश है जी। इसमें हर समस्या का हल बैठक से, आपसी बातचीत से होता है। डायलॉग अगर नहीं होंगे तो हल कैसे होगा जी? फिर तो समस्या खत्म ही नहीं होगी। बैठना तो पड़ेगा, किसानों को भी बैठना पड़ेगा। उनको भी पता है कि हमारे देश हित में क्या है। मैं उनसे भी अपील करूंगा, किसान नेताओं से, कि आप अब अपनी, मैं जो भी छोटी छोटी जिद्दें अड़ी हुई उन जिद्दों को छोड़ के एक पूरे देश के लिए जो है, आप पूरे देश के लिए जो है आगे आए, ताकि देश जो है पटरी पर आए। बिल्कुल सही बात आपने कही। अब कहीं ना कहीं किसानों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी तभी उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक कृषि कानून की वापसी नहीं होगी वो घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन अब उनकी मांगे मान ली गई हैं, उसके बावजूद भी वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार जो उनकी मांगे हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में अब हल निकालने की जरूरत है, बैठ करके बैठक करने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए और लोगों को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानी लोगों की कम हो जाए। अब रुक कर लेते हैं दूसरी खबर का। दैनिक ट्रिब्यून अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। सरकार के संरक्षण के बिना भर्तियों में इतने घोटाले संभव नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसा कहना है। सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार भर्तियों पर घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और हुड्डा ने कहा कि सरकार के संरक्षण के बिना भर्तियों में इतने घोटाले संभव नहीं है, और अगर सरकार इसमें संलिप्त नहीं है, सरकार का इसमें हाथ नहीं है, तो फिर उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। तो भर्ती को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं,
लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजनीतिक मुद्दा इसे अब बना दिया गया है। विनोद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आप देखिए लगातार जो भर्ती में घोटाला सामने आया, अब इसको लेकर के राजनीतिक प्रक्रियाएं लगातार सामने आने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार के संरक्षण के बिना किसी भी तरीके से घोटाला नहीं हो सकता है, और जो मेरिट है लोगों की वो अब नोटों की अटैची में बंद हो गई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम पिछले सरकारों का इतिहास भी देखें और अब भी देखें कि ये बात लगातार उठती रही है कि सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं रिश्वत का और आप में सिफारिशों का दौर चलता रहा है और कई मामले उजागर होते रहे। और ऐसे में अब सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी कि और बिल्कुल, और क्या कारण है कि ये बार बार ये मामला आता है कि रिश्वत हुई या कहीं पकड़े गए, और ये अगर पकड़े जाते हैं तो क्यों ये मामले जब सामने आते हैं तो इसको सरकार को कोई ना कोई पारदर्शिता बरतेगी। तकनीक का सहारा लेना होता है। ऐसे में अभी भी जो मामला आया है तो ये पीछे कुछ दिनों से उठ ही रहा था, तो सरकार को कहीं ना कहीं कठोरता बरतनी चाहिए थी और पारदर्शिता लाने के लिए तो तकनीक का सहारा लेना चाहिए था। और कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग भी बीच में संलिप्त पाए जाते हैं, तो और ये पूर्व का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में जो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ चलती है उसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल विनोद, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से आप देखिए कि भर्ती को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार के संरक्षण के बिना इस तरीके के घोटाले संभव नहीं है। अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। क्या लगता है आपको, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले में? मैं आपसे बात करूंगा कि देखिए, इसको दो नजरिए से बात करनी चाहिए जी, क्योंकि अगर विपक्ष ना होगा तो सरकार को मार्गदर्शन नहीं हो सकता। सरकार का मार्गदर्शन करता है विपक्ष जी। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं नौकरियां में भर्ती, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। आप किसी भी सरकार का उठा लो, जब भी कोई सरकार को निकलती है उस सरकार पे हमेशा आरोप लगते हैं जी। तो इस सरकार पे भी लगेंगे तो निश्चित है। आरोप लगना गलत नहीं है, लेकिन आरोप सार्थक है निरर्थक है ये देखना जरूरी है। और आरोप सार्थक है निरर्थक है वो जांच का विषय है। और जांच आप अगर सीबीआई कहते हैं या दूसरी कहते हैं तो जांच हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? जांच होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन प्रेम सिंह जी, ये पहली बार ऐसा सामने नहीं आया है। इस तरीके के घोटाले लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। इसी सरकार में घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं भर्तियों को लेकर। मैं तो कह ही रहा हूं ना कि ये एक ऐसा मुद्दा है मैम जिसपे हम शुरू से अगर बात करें, आज तक की बात करें, पिछले 40 साल की बात करें, जब भी बात है नौकरियों में हमेशा घोटाले की बात आएगी, सामने आती है। और कहीं ना कहीं आंशिक रूप से होता भी है। अगर आम व्यक्ति से बात हो, आंशिक रूप से होता है। लेकिन जब अब आजकल ये बात की जाती है कि बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो सरकार में कितनी पावर में हो, मगर ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो निष्पक्ष जांच में क्या दिक्कत है? करवा देनी चाहिए, पता लग जाएगा। देखो, देश पे जो आवाज उठी है ना, उस आवाज का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार पे जिस वक्त आवाज उठाई जाती है कि ये इसमें घोटाला है, तो सरकार की जिम्मेदारी है उस आवाज को लोगों तक साफ सुथरा करके दे। गलत है तो उसको अंदर भेजे। अगर पैसे लिए गए हैं, किसी ने अगर कोई ऐसा काम किया घोटाले का, तो वो पकड़ा जाएगा जब जांच होगी। तो उसमें तो सरकार में किसी और आम व्यक्ति में एक अच्छी छवि जाएगी कि सरकार ने जांच करवाई। बिल्कुल। लेकिन प्रेम सिंह जी, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं, उनके भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई ना कोई कठोर कदम अब उठा लेना चाहिए। एक गलत संदेश भी जा रहा है बच्चों पर। बिल्कुल गलत। पढ़ाई वाले जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो काबिल बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, उनका कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं, आपने भी सुना होगा, नंबर है तो कई बच्चे वहां तक चले जाते हैं, जिंदगी लील हो जाती है उनकी, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर उन बच्चों का मनोबल बढ़ाना है तो इस तरह की बातों को बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से जनता को और लोगों के बीच के सामने लेके आना होगा।
लेकिन इन घोटालों से तो मनोबल गिर रहा है ना बच्चों का। अगर मैं तो हुड्डा साहब से भी गुजारिश करूंगा मैम जी, मैं हुड्डा साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर उनके पास तथ्य हैं तो वो सामने रख दे सरकार के सामने, ताकि तो थोड़ा और आसानी हो जाए। बिल्कुल प्रेम सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखने वाली बात ये जी, अब राजनीति नहीं, हर व्यक्ति जाता है, हर गरीब बच्चा, हर किसी का बच्चा, उसका हक ना जाए, इसके लिए तो हर व्यक्ति ये समझो सरकार के साथ। अगर सरकार ऐसा काम करती है, लोगों को पारदर्शिता दिखाती है, बच्चों का अगर फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं होने देती, तो हर व्यक्ति उनके साथ है, ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रेम सिंह जी आप देखिए ना, खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर कोई भी अब भर्ती होगी विधानसभा में पारदर्शिता के साथ होगी, किसी भी भर्ती में घोटाले नहीं किए जाएंगे। उसके बावजूद भी इस तरीके की खबरें सामने आ जाती हैं। ये खबरें आना मैम स्वाभाविक है, खबरें आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो विपक्ष में बैठ के विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को, मैंने शुरू में कहा कि सरकार का मार्गदर्शक जो है वो विपक्ष है। अगर विपक्ष कमजोर हो जाता है, यूं समझो कि हमारा राज्य कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, ताकि सरकार कठोर कदम उठाकर निष्पक्षता से पारदर्शिता बरतते हुए जो है साफ सुथरा जो है राज्य चलाए, साफ सुथरा प्रशासन दे। यही तो हमारी जरूरत है आम व्यक्ति। बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी प्रेम सिंह जी कि आखिरकार आप कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में इन भर्तियों में इस तरीके के घोटाले सामने न आए। अब रुक करेंगे हम तीसरी खबर का। दैनिक जागरण अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। प्रदेश में अब नहीं खुल सकेंगे डीजल कोयला आधारित नए उद्योग। जी हां, एक बड़ा फैसला लिया गया है। यहां पर हरियाणा में पीएनजी सीएनजी से स्थापित उद्योग ही स्थापित हो सकेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में बड़ा फैसला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लिया गया है। अब आपको बताते चले, हरियाणा में कोयला और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो उद्योग हैं वो नहीं चल सकेंगे। अब पीएनजी और सीएनजी वाले उद्योग ही चल सकेंगे। शपथ पत्र यहां पर देना होगा, तभी आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो एक बड़ा कदम यहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से उठाया गया है। विनोद जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हर साल हम प्रदूषण से जूझते हैं, प्रदूषण हमारे लिए परेशानियों का सबब बन जाता है, लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा कदम उठाया गया है जो बहुत जरूरी भी था उठाने के लिए। यहां पर अब एक फैसला ले लिया गया है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कि अब जो डीजल और कोयला से चलने वाले उद्योग हैं वो स्थापित नहीं हो सकेंगे हरियाणा में। बिल्कुल, ये सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम है। इस तरह का कदम सरकार को बहुत पहले से उठा लिया जाना चाहिए था। और पिछले बीते समय में आपने देखा होगा कि प्रदूषण का कितना सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में वक्त के साथ ये चीजों को परिवर्तन करता रहना चाहिए। और सरकार ने जो कदम उठाया है ऐसे में सराहनीय कदम है, और सरकार को इसको एक योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। और क्योंकि सरकार ने जब भी कोई चीज ली है तो उसको बड़े तरीके से लिया है, और अभी भी जो लिया गया बहुत तरीके से लिया गया, क्योंकि प्रदूषण का सामना करना पड़ा। परंतु ये देखने वाली बात यह है कि ये जो कोयला है या डीजल है, इन संसाधनों की भी हमारे पास कमी हो रही है। इन संसाधनों को देखते हुए ही सरकार ने कहीं ना कहीं ये योजना बनाई है कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए डीजल और जो कोयले के जो प्रयोग होने से जो हमें नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए ये लिया गया है। और सरकार को भविष्य में भी इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए बाकायदा योजना बनानी चाहिए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य की, हेल्थ की और इंडस्ट्री की जो प्रभाव पड़ा है, और उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम रहे हैं, और इन परिणामों को देखते हुए सरकार ने ये सराहनीय कदम उठाया है, और जिस भी तरीके से उठाया है, और इसको भविष्य में लागू किया जाना चाहिए और लगातार इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप देखिए, हर साल इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता है। लेकिन अब एक यहां पर बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब हरियाणा में डीजल और कोयले से चलने वाले उद्योग नहीं चल सकेंगे। आने वाले समय में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पीएनजी और सीएनजी वाले उद्योग ही स्थापित हो सकेंगे। क्या लगता है आपको, और प्रदूषण को रोकने के लिए और कौन कौन से कदम उठा लेने चाहिए?
क्योंकि हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बढ़िया कदम है, इसकी मैं सराहना करूंगा, लेकिन एक और बात करूंगा कि जब भी हम कोई ऐसा बड़ा कदम उठाते हैं हमें पहले उस पर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम बंद करेंगे, अगर उद्योग बंद होंगे, कहीं ना कहीं जो उस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, गरीब मजदूर किसान जो भी जुड़े, मजदूरी या जो भी वर्कर हैं, उन पे असर पड़ सकता है कि उद्योग लगेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन सरकार को मैं ये अपील करूंगा, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जैसे अगर मान लो सीएनजी या कोई अन्य संसाधन से जाए तो उनका पहले प्रावधान करना चाहिए कि सीएनजी का प्रबंध होना चाहिए कि आपको उन उद्योग को सीएनजी कहां से कितनी उपलब्ध होगी। जी, जब उनको रॉ मटेरियल की सबसे बड़ी कमी होती है ना, कोई भी उद्योग चलाना तो रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल का अगर प्रबंध सही हो जाता है, उद्योगपतियों क्या है, उनको तो अच्छा है। कोयले से अगर इनका देखें का पॉल्यूशन बहुत है, बहुत ज्यादा आए दिन। अगर अब मैं इस साल की बात करूं, कल भी हम कहीं खड़े थे, चलते चलते हार्ट अटैक हो जाते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक होने लगे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत बड़ा है। मेरी बात हो रही थी न्यूजीलैंड वगैरह की, अगर हम बात करें 80 साल के 80 वर्ष के जो लोग हैं वो बड़े स्वस्थ हैं, पर हमारे यहाँ आफ्टर 60 में बात करो, नहीं तो 50 के बाद बात करो, कहीं ना कहीं बुढ़ापा झलकने लगता है, क्योंकि पोल्यूशन है। जहां तक दूसरी बात है, पोल्यूशन की प्रणाली बहुत बड़ा पोल्यूशन में रोड़ा है। पिछली बार से अब की बार, हालांकि हरियाणा में अगर प्रणाली की बात करें, कम जली है। बिल्कुल, बहुत से किसानों बिल्कुल 12% कम जली है पंजाब के मुकाबले हरियाणा में पराली, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में काफी ज्यादा प्रदूषण है। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूं, मैं पराली है जो है ना, अभी कुछ किसान जागरूक हो गए और कुछ संस्थाओं को आगे आना चाहिए और राजनीतिक लोगों को आगे आना चाहिए। इनको सब्सिडी वगैरह हो सकता है किसानों को, वो पता नहीं, सरकार काफी सब्सिडी देगी, इस पे सब्सिडी वगैरह देगी। अगर किसान को नुकसान नहीं होता, किसान का एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि उन्हें नुकसान ना हो, चाहे उनकी पराली फ्री में, तो किसानों से मेरी बात है कि हमारे यहां से पराली फ्री में उठा के ले जाए, जो मर्जी करें, हमें नुकसान ना हो। किसान को नुकसान ना होगा तो ऐसी सरकार की मंशा है कि किसान को नुकसान ना हो। तो मेरे ख्याल अगले साल में जो नेक्स्ट ईयर आएगा हमारा और ज्यादा कम हो जाएगा, पराली बहुत कम जलेगी। हरियाणा के लोग जागरूक हो रहे हैं और पंजाब भी जागरूक होगा, और इस पे कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई बिल लेकर आए, और जो पराली की मशीनें हैं काफी उपलब्ध है, और उपलब्ध करवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो किसी न किसी तरीके से प्रदूषण को कम करना होगा, इसके लिए हमें, आपको और सबको मिलकर काम करना होगा। अपने आसपास कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं जलाना है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसको लेकर के प्रशासन भी अब लगातार कदम उठाता चला जा रहा है। अब रुक करेंगे हम आखिरी खबर का। अमर उजाला अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्नों में जगह दी है। आपको बताते चलें, किसानों के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है। जल्द ही 3200 टन यूरिया की आवक होने वाली है। कृषि अधिकारियों ने भी सरकार से इसकी मांग करी है, क्योंकि लगातार किसानों को यूरिया की किल्लत से जूझना पड़ रहा था। तो इसको लेकर के एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। आपको बताते चले 3200 टन यूरिया की खाद जल्द से जल्द किसानों तक पहुंच जाएगी, ताकि वो आसानी से अपनी खेती की बिजाई कर सकें। विनोद जी, आपके पास आना चाहूंगे। यूरिया की किल्लत से, खाद की किल्लत से लगातार किसान जूझ रहे थे। उन्हें घंटों लाइनों में खड़ा रहना होता था, कई दिनों तक इंतजार करना होता था, तब जाके उन्हें खाद मिलती थी। लेकिन अब 3200 टन की डीएपी की खाद आने वाली है, जिससे किसानों को राहत मिलने वाली है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर के? कब तक खाद आ सकती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा लगातार रैक लगाए जा रहे हैं और खाद लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है किसानों को, और बकायदा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी रैक चेक किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब जो हमारे पास सूचनाएं हैं, ऐसे में अभी खाद की इतनी किल्लत नजर नहीं आ रही है हमारे क्षेत्र में। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये पहले भी मैंने चर्चा में कही थी कि सरकार को कभी भी जो सीजन आता है, चाहे वो धान का या गेहूं का सीजन आता है, उससे पहले से प्लानिंग होती है, क्योंकि सरकार के पास निर्धारित होता है कि कितना क्षेत्र खेती का है, तो उसके लिए कितनी खाद की जरूरत होगी। तो ऐसे में हर वर्ष पहले से ही खाद की उपलब्धता सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, और सरकार को फैक्ट्री से जो भी खाद है पहले से उपलब्ध करवा दी जानी चाहिए। ऐसे समय में जब सीजन आता है तो उसी समय ही खाद की कमी क्यों आती है? और ऐसे में सरकार उन कारणों को खोजना होगा कि कहीं ना कहीं क्यों सरकार को किल्लत होती है। और इसके क्योंकि
हमारे पास जो संसाधन है, ऐसे में संसाधनों से हमारे पास खाद की कमी नहीं रह सकती, क्योंकि खाद आज भी हम काफी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारी बड़े यूनिट लगे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज को देखना होगा क्यों कमी आती है और क्यों ये कर रहता है। और सरकार को पहले से ही किसानों के लिए खाद उपलब्ध करवाई देनी चाहिए और सरकार को कोशिश करते रहना चाहिए कि जो हमारी जितना क्षेत्र खेती का है उसी हिसाब से खाद को चाहे स्टोरेज करना चाहे उसको स्टोरेज करके किसानों के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रेम सिंह जी, हर साल की ये समस्या है, खाद की किल्लत से किसानों को जूझना पड़ता है। क्यों नहीं कोई ना कोई फैसला लिया जाए ताकि किसानों को इस तरीके की परेशानियों। मैम पता है कि सरकार का तो स्पष्ट है कि किसानों पर खाद जाए। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, जो मैंने धरती पे जाके देखी है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो फैक्ट्रियां हैं जहां से खाद आती है, वो लोग अपनी दवाई, एक्स्ट्रा दवाई, जो हमारे यहां हमने प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा दवाई कहीं ना कहीं किसान को देना चाहते हैं, जिसकी किसान को इस वक्त जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं शोषण है किसान का। और जो लोग वो पे कर देते हैं वो आसानी से खाद लेंगे। डीएपी में ऐसा हुआ है, अब आगे भी ऐसा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, जहां फैक्ट्रियों से हमारी खाद आती है उन लोगों को इस हिदायत देनी चाहिए कि आप खाद के कट्टे के साथ कोई एक्स्ट्रा दवाई ना लगाए। और देखो जो खाद है वही पहले बड़े हमें पता है कि कितनी जमीन है, वो एक साल में कैसे, आप अगर इस साल बात करें कमी हुई है कि पिछले साल नहीं हुई, उससे पिछले साल नहीं, जगह वही है, जमीन वही है, उतनी उपजाऊ है, उतना ही मतलब बीज हुआ है। अब एक साल में कैसे कम हो गई? उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री वालों की नीयत में खोट है, क्योंकि वो अपनी उसके डीएपी के साथ अपनी दवाई बेचना चाहते हैं, जो किसान को जबरदस्ती दी जाती है। हमने देखा है और किसान इस बात के लिए प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं कि हमें जबरदस्ती जो है, और फिर उसको लाइन बना देते हैं, रात को बांटते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री वालों पे अंकुश लगाने की जरूरत है और उन्हें जो है सरकार की नीति के अनुसार काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की नीति को अगर खराब कर रहे हैं तो जो ये फैक्ट्री वाले लोग हैं, जिन एक 6 एजेंसी है, वो लोग खराब कर रहे हैं, उनको देखना जरूरी है। सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और जिस तरीके से फैक्ट्री मालिक अपनी मनमानी करते हैं उसे दूर करना चाहिए। विनोद जी, प्रेम सिंह नेगी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमने बात करी है अखबार की पन्नों में जो सुर्खियां आई थी, आपके लिए हम खबर लेके आते हैं ताकि आप तक हर एक खबर को हम पहुंचा सकें। हमारा सिर्फ मकसद यही रहता है कि आप तक हर खबर हम पहुंचा सकें और कोई भी खबर आपसे छूटने न पाए। तो हमारे खास कार्यक्रम आज के अखबार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।